हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सोशल साइंस में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स वो देखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके प्रीवियस चैप्टरों के अंदर आपने रिसोर्स शब्द से थोड़े अवेयर हो चुके हैं। रिसोर्स यानी कि वो जो चीज़ों को हमारे नीड को पूरी करने के लिए हेल्पफुल होती है। जैसे कि सिंपल शब्द में कहें तो पीपल आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, यानी कि लोग जो है वो किसी भी दुनिया यानी कि किसी की नेशन दुनिया में किसी भी देश के ग्रेटेस्ट रिसोर्स होता है। एंड नेचर्स ब्यूटी बिकम अ सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट्स यूजफुल। इसका सीधा मतलब यह है कि कुदरत के द्वारा जितनी भी सुंदर चीजें बनाई गई है उस सभी चीजों की सुंदरता सिग्निफिकेंट तभी लगेगी जब हम उसका यूजफुल ढूंढें। एंड पीपल टर्न देम इनटू अ रिसोर्स, और हम उसको क्या बनाने की कोशिश करेंगे? रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड एबिलिटी, यानी कि जो चीज हमें कुदरत के द्वारा मिल रही है उस चीज को हम रिसोर्स बनाने की कोशिश करेंगे हमारी जरूरत और हमारी डिमांड और हमारी एबिलिटी के हिसाब से। ह्यूमन रिसोर्स इज अल्टीमेट रिसोर्स, यानी कि ऑलमोस्ट सभी रिसोर्स के अंदर ये रिसोर्स तो कॉमन देखने को मिलता है। और कैसे ह्यूमन को हम रिसोर्स कहेंगे, कैसे इंसानों को? तो हेल्दी, एजुकेटेड एंड इंस्पायरिंग पीपल जो डेवलप रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, यानी कि देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है अगर वो लोग हेल्दी नहीं है, एजुकेटेड नहीं है और देश को डेवलप करने के लिए इंस्पायर नहीं हो रहे हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड लाइक अदर रिसोर्स, जैसे कि दूसरे रिसोर्स दुनिया में हर जगह पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कुछ जगहों पे इक्वल है, लेकिन ह्यूमन जो है वो इवनली नहीं है, यानी कि सब जगह पे सेम नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, वो अलग है दूसरे देशों से। कैसे? एजुकेशन लेवल में उनकी एज, उनका जेंडर, नंबर्स एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हर जगह पे सेम नंबर ऑफ पीपल देखने को नहीं मिलते और जितने भी देखने को मिलते हैं वो भी सेम नहीं है। उनका एजुकेशन लेवल अलग है, जेंडर अलग है, उनकी एज अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को समझाया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो द मैनर इन विच द पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ, यानी कि जिस मैनर से लोग दुनिया में फैले हुए हैं उस पैटर्न को पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या तो पॉपुलेशन डिवीजन कहा जाता है। वर्ल्ड की 1999 में पॉपुलेशन जब काउंट की तो कितनी थी? 6 बिलियन। ये याद रखेंगे, कितनी थी? 6 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन। कब? 1999 में। और जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो सिर्फ और सिर्फ 30% एरिया में लिव करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये अगर दुनिया है और दुनिया में 100% पीपल है तो ये जो दुनिया का 100% सरफेस एरिया है उसमें 30% एरिया में ही 100% की कितनी? 90% पीपल लिव करते हैं। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आर अनइवन, यानी कि वो हर जगह पे सेम नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड सम आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड सम आर वेरी स्पार्सली, यानी कि कुछ जगहों पे मोर यानी कि ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं, डेंसली मतलब ज्यादा और स्पार्सली मतलब लेस, कम लोग देखने को मिलते हैं। एंड इसमें नंबर याद रखेंगे और एरिया याद रखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि सिंपल मतलब ये है कि जहां पे इंसान को रहने में मजा आएगा, जहां इंसान को चीजें अच्छी मिलेगी और उसकी जरूरत पूरी होगी, वो एरिया कैसा होगा? ज्यादा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड। दूसरा, हायर एल्टीट्यूड रीजन, यानी कि बहुत ऊंचाई वाला हिस्सा, ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी कि जहां बहुत घने जंगल है, एंड माउंटेनियस एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो कैसे देखने को मिलते हैं? स्पार्सली, यानी कि जहां पे बहुत हाइट वाला एरिया है, जहां बहुत घने जंगल है, तो माउंटेनियस एरिया जहां पे लोग कम देखने को मिलते हैं। और ज्यादा लोग लीव कहां पे देखने को मिलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। इसका सीधा मतलब ये है हमारी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस दोनों में सबसे ज्यादा लोग कहां देखने को मिलते हैं? नॉर्दर्न। यहां से आपका ट्रू फॉल्स बन सकता है कि सदर्न हेमिस्फीयर इज मोर पॉपुलेटेड देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में ज्यादा लोग हैं। दूसरा, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि 3/4 जो सिर्फ और सिर्फ दो, एशिया एंड अफ्रीका, दो कॉन्टिनेंट में लिव करती है। यानी कि अगर दुनिया में 4 जन है तो उसमें से 3 जन तो सिर्फ ये दो कॉन्टिनेंट में ही है,
बाकी कितने बच्चे 7 जो कॉन्टिनेंट है उसमें से 2 कॉन्टिनेंट में ही 3/4 देखने को मिलता है, और इसमें भी 10 ऐसे कंट्री है जो 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को कंसिस्ट करता है। तो ये हमारा फैक्ट डेटा वाला पैराग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पे समझाया है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जहां पे जो एरिया में लोग ज्यादा एरिया कम, तो वहां की डेंसिटी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि 2 घर है, ये जो हाउस है वो 2 BHK है और दूसरा घर है वो भी 2 BHK है, लेकिन फर्क इतना है कि इसी एरिया में सिंपल दोनों सरफेस एरिया इक्वल है। यहाँ पे 10 जन रहते हैं और यहाँ पे 2 जन रहते हैं, तो कहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हुई, जहां पे 10 लोग रहते हैं, यानी कि लिमिटेड एरिया में ज्यादा लोग, यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ पीपल लिव करते हैं उस यूनिट जियोग्राफिकल एरिया में और सरफेस पे, और वो नॉर्मली एक्सप्रेस होता है पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर किसी एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जाननी हो तो उसकी टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे टोटल एरिया से। इसका सीधा मतलब क्या है कि मान लो कि कोई जगह है जहां पे 1000 लोग रहते हैं और वो एरिया 10 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो सिंपल मतलब वहां 1 किलोमीटर में कितने लोग देखने को मिलेंगे, 100। यानी कि उस एरिया को हम ऐसे 1-1 किलोमीटर के स्क्वायर बनाए तो एक स्क्वायर में कितने लोगों को रहना पड़ेगा, 100 पीपल को रहना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कंपलसरी आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है, 382। और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 54। यानी कि अगर इंडिया का हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि इंडिया के टोटल एरिया के ऐसे 1-1 किलोमीटर के स्क्वायर बनाए तो एक स्क्वायर में कितने लोगों को रहना पड़ेगा, 382 में। और वर्ल्ड की बात करें तो एक स्क्वायर में कितने लोग रह सकते हैं, 54। एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, साउथ सेंट्रल एशिया में, एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में, और ईस्टर्न एशिया और साउथर्न ईस्ट एशिया जो है वो उसके बाद रिस्पेक्टिवली, मतलब उसके बाद। अब आपने को ये एक टेबल दिया है, इस टेबल में बाकी सब याद रखो कि ना रखो, कंपलसरी इंडिया के नंबर याद रखने हैं। क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी जो हम अभी ही समझे, सेक्स रेशियो, इसको हम जेंडर रेशियो भी बोलेंगे। तो जेंडर रेशियो यानी कि 1000 मेल के सामने कितनी फीमेल है, तो ये भी याद रखेंगे। लिटरेसी रेट यानी कि वहां पढ़े लिखे कितने हैं, तो इंडिया के तीनों नंबर कंपलसरी आपको याद रखने हैं। अब इंडिया के अलावा सर कौन से याद रखे, तो एक तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट, और हम गुजरात बोर्ड में पढ़ते हैं इसलिए कंपलसरी गुजरात। तो गुजरात की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 308, गुजरात का जेंडर रेशियो 919 और गुजरात का लिटरेसी रेट 7931। चलो उसके बाद हम टेबल के बाकी सब डेटा को थोड़ा इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे कि सर पॉपुलेशन जो है उसका जो फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर, टोपोग्राफी, यानी कि इंसान कहाँ पे रहना पसंद करता है, प्लेन, प्लेन मतलब मैदान, और माउंटेनियस प्लेट्यू यहाँ पे रहना ज्यादा पसंद करता नहीं है। क्यों प्लेन, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर कर सके, वहाँ इंडस्ट्री रन कर सके, वहाँ अलग अलग प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर सके। और गुजरात के अंदर जो एग्रिक प्लेन है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड देखने को मिलता है। वर्ल्ड में भी इस तरह के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि एंड्स आफ्टर आल्प्स, हिमालयन रीजन कैसा है, स्पार्सली, यानी कि माउंटेनियस रीजन में लोग ज्यादा रहना पसंद करते नहीं है। दूसरा क्लाइमेट, तो सर वहां पे लोग रहना अवॉइड करते हैं जहां पे या तो ज्यादा गर्मी है या तो ज्यादा ठंडी है, जैसे कि सहारा डेजर्ट में ज्यादा गर्मी है, पोलर रीजन रशिया में ज्यादा ठंडी है, एंटार्क्टिका में ज्यादा ठंडी है, तो वहां रहना पसंद करेंगे नहीं। अपने को चाहिए मॉडरेट क्लाइमेट, यानी कि ना तो ज्यादा ठंडी ना तो ज्यादा गर्मी। तो क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट भी मैटर करता है। उसके बाद है सॉइल, हम जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से, तो हमें सॉइल कैसी चाहिए, फर्टाइल सॉइल सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर। और फर्टाइल प्लेन भारत के अंदर कौन सी नदियां, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और हुआंगहो और यांगसे नाम की 2 चाइना के अंदर, और नाइल इजिप्ट के अंदर। ये नदियों के आसपास जो रीजन है वहां पे बहुत फर्टाइल प्लेन है, और फर्टाइल प्लेन होगी तो एग्रीकल्चर कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे लोग कैसे हैं, डेंसली यानी कि ज्यादा। वाटर, इंसान जीने के लिए पानी तो चाहिए कि नहीं, तो कैसा पानी चाहिए, फ्रेश वाटर, हमारी इजीली अवेलेबल हो ऐसे जगहों पे हम रहना पसंद करेंगे। और ज्यादातर वो रीजन कैसे होते हैं, रिवर वैली, जहाँ पे आसपास नदियां हो। तो वर्ल्ड में रिवर वैली रीजन डेंसली पॉपुलेटेड है और डेजर्ट रीजन स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है मिनरल्स, मिनरल्स जो है वो रीजन को रिच बनाता है, यानी कि जहां पे मिनरल्स ज्यादा वो रीजन बहुत अमीर हो जाएगा, कीमती हो जाएगा। तो जहां डायमंड माइंस है, जैसे साउथ अफ्रीका में डिस्कवर हुए, ऑयल
मिडल ईस्ट के अंदर, तो इन जगहों पे लोग ज्यादा सेटल हुए हैं। मिडल के बाद और कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, तो जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल है, तो गुड हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, ये जगह जहाँ यहाँ पे लोग ज्यादा देखने को मिलेंगे। सिंपल वर्ड है कि जहाँ पे हमें अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, अच्छे घर, तो वहां हम रहेंगे। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कौन सा शहर, पुणे। कल्चरल फैक्टर में जहाँ पे हमारा रिलीजियस कल्चर सिग्निफिकेंट जो अट्रैक्ट करता है, जैसे कि वाराणसी, वेटिकन सिटी, जेरूसलम। और इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि जहाँ पे अपने को पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे। यानी कि जहाँ काम होगा तो इंसान वहाँ रहना पसंद करेगा, और लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट होते हैं इन एरियाओं के अंदर। जैसे कि जापान का कौन सा शहर, ओसाका, मुंबई, इंडिया का, ये कैसा एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड। आई होप ये फैक्टर समझ आ चुके होंगे। फैक्टर 2 या 3 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, तो फैक्टर याद रखेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि अपने यहाँ पे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है। सबसे पहले तो इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई है, इवन नहीं है, कैसी है, अनइवन। यानी कि कुछ राज्यों में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कुछ राज्यों में बहुत कम जनसंख्या है, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लेन रीजन जो है, जो ज्यादा पॉपुलेटेड है, जैसे माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, यहाँ पे कम लोग रहते हैं। यूजुअली उस स्टेट के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि जिस स्टेट का एरिया ज्यादा होगा, लार्ज एरिया हैव मोर पॉपुलेटेड, बट ये रूल हर जगह पे अप्लाई होता नहीं है। क्यों, कितना भी बड़ा एरिया हो, लेकिन वहां पे अच्छे हाउस नहीं है, लेकिन वहां पे कोई कल्चरल प्लेस नहीं है, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं, हम रहना पसंद करेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर फैक्टर हमने समझे, जो फैक्टर मिलेंगे वहां पे ही हम रहना पसंद करेंगे। और पर्टिकुलरली एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन हायर रहती है, एक तो रिवरेन स्टेट जहां पे नदियां हैं, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट या तो जो अर्बन एरिया है जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड इफ वी लुक एट द स्टेट वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इज देयर, एंड दिस इज द स्पेशली सो बिकॉज विद लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर एरिया, हमारे एरिया में बहुत डाइवर्सिटी है। यानी कि कुछ जगहों पे बर्फ देखने को मिलता है, कुछ जगहों पे डेजर्ट है, कुछ जगहों पे डेंस फॉरेस्ट है, कुछ जगहों पे माउंटेन है, यानी कि हर जगह पे पॉपुलेशन भी अलग होगी। एग्जांपल दिया है, देखो, स्मॉल हिमालयन स्टेट, हिमालय के नजदीक एक छोटा सा स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम की पॉपुलेशन है 6.10 लाख। सामने दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश, दोनों भारत में ही है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, जो इनकी पॉपुलेशन लाखों में थी, ये सीधे कहां चले गए, करोड़ों में, 19.98 करोड़। कहां की पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश। ऐसा कहा जाता है कि भारत में 10 ऐसे टॉप जो हमारे स्टेट है जहां पे 50 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, और 5 ऐसे स्टेट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अगर कंट्री में टोटल पॉपुलेशन 100% है, तो हाफ जितनी तो ये कंसिस्ट करते हैं। एंड दिस डज नॉट मीन्स द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट विद द लार्ज एरिया, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि एरिया अगर बड़ा है तो पॉपुलेशन भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है। देखिए, राजस्थान कंसिस्ट करता है सबसे ज्यादा एरिया, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म ऑफ एरिया, तो सबसे ज्यादा एरिया वाइज राजस्थान फर्स्ट रहेंगे। लेकिन राजस्थान में 5.66% ही क्या देखने को मिलती है, पॉपुलेशन। वैसे देखने जाए तो ये नंबर बहुत कम है। उसी तरह से दूसरे स्थान पे कौन है एरिया वाइज, मध्य प्रदेश, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, लेकिन यहाँ पे 6% ही क्या देखने को मिलती है, पॉपुलेशन। तो इन शॉर्ट, एरिया ज्यादा तो पॉपुलेशन ज्यादा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो है वो कंसिस्ट करता है 7% एरिया, लेकिन वहां पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 16.51। बिहार कंसिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 2% एरिया, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, 8.60। तो इससे हमें समझ आता है कि ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है कि एरिया ज्यादा लेकिन लोग ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर का क्या रोल रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस इन इंडियाज बिजनेस स्ट्रक्चर। आज भी 2/3, याद रखेंगे, 2/3 पीपल किससे जुड़े हुए हैं भारत में, डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। मेन कितने सेक्टर है, 3, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। तो उसमें सबसे ज्यादा लोग किस में जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर में, 2/3। एंड एग्रीकल्चर में क्या क्या, तो फिशरी, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। हमारे कंट्री की कंपैरिजन में डेवलप्ड नेशन यूएसए के सिर्फ 5% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर।
और जापान का नंबर तो 10% से भी कम है। यानी कि हम जो डबल डिजिट में देखने को मिलते हैं, जो डेवलप्ड नेशन सिंगल डिजिट में वहां पे जुड़े हुए हैं, और डेवलप्ड कंट्री ऑलमोस्ट कितने 1/4% एंगेज है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। एंड दिस सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंट्री की ग्रोथ वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्यों? क्योंकि बिजनेस जितना हमें कमा के देंगे, एग्रीकल्चर शायद उतना कमा के देगा नहीं। और दिस सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है और इंक्रीज करता है हमारी नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम को। भारत की बात करें तो भारत के अंदर 10% पॉपुलेशन एंगेज है कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। कैपिटल एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ह्यूज ऑब्स्टेकल है। अपने यहाँ पे ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उतनी, ना तो इतना कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए। एंड 1/4 टोटल लेबर फोर्स जो है हमारी कंट्री की, जो एसोसिएटेड है थर्ड सेक्टर। थर्ड सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, ठीक है। सोशल फैसिलिटीज जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एंटरटेनमेंट और आर्ट्स, ये सभी जो काम है वो कौन से सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सर्विस सेक्टर से। Thus it is a clear, एक बात क्लियर है, अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रिवेल इन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक फार्म है जिस फार्म के एक साल बाद मान लो कि 1000 केजी वीट ग्रो करके देने वाला है और उसके अंदर 10 लोग जुड़ेंगे तो भी 1000 होंगे, 5 लोग जुड़ेंगे तो भी 1000, यानी कि जो एक्स्ट्रा लेबर जुड़े हुए हैं जो दूसरे सेक्टर में अगर काम करे तो हमारी नेशनल इनकम को और बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन ये चीजें हो रही कहीं ना कहीं नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वी विल हैव टू कनेक्ट, हमें इन लोगों को दूसरे सेक्टर में कनेक्ट करना पड़ेगा, विच विल इंक्रीज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन अ नेशनल इनकम, यानी कि यही लोग अगर दूसरे सेक्टर में जुड़ जाएंगे तो हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो सकती है। एंड दिस इज द ओनली वे, यही एक रास्ता है इंप्रूव करने का लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को हमारे कंट्री के। चलो अब समझते हैं दूसरे सेक्टरों की। तो दूसरे सेक्टरों के फैक्ट आप यहाँ पे याद रखोगे कौन से, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे हमारे कंट्री की कितनी 66%, यानी कि वही हुआ 1/3 मतलब 66.666 आप देख सकते हैं। दूसरा प्रोपोर्शन एंगेज इन सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री और टर्सरी मतलब सर्विस, तो 13% इंडस्ट्री वाले और 20% सर्विस सेक्टर वाले। और इंडिया के अंदर ज्यादा यंग लोग देखने को मिलते हैं दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट इंडिया 32% ग्रोथ देखने को मिलता है पिछले 20 सालों में, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग स्किल, हायर लेवल के डेवलपमेंट देखने को मिले हैं और हायर इंक्रीज हुआ है हमारा ग्रोथ पोटेंशियल, जो डेमोग्राफिक बेनिफिट है हमारा। इसी के साथ साथ फेवरेबल एनवायरमेंट हमने दिया है क्रिएट करके, नॉट ओनली लेड टू अ रैपिड ग्रोथ बट हमारी इकोनॉमी जो प्रोवाइड करती है एक्सीलेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करेंगे, कोई बेरोजगार रहेगा नहीं। एंड मीट टू एस्पिरेशन ऑफ द यूथ, and thus we can say that the demographic benefit will be give in a young population opportunity for the human resource transformation। इसीलिए नंबर दिया है। भारत के अंदर पूछा जाएगा कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की कितने परसेंट पॉपुलेशन यंग है, तो ये इंडिया की है, इंडिया की 19.4 यानी कि 19.40% पॉपुलेशन यंग है। और ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरात की कितनी है, तो गुजरात की 19.45% पॉपुलेशन यंग है। जितने यंग ज्यादा होंगे उतने काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो यानी जेंडर रेशियो। तो जेंडर रेशियो की आप सिंपल डिफाइन याद रखोगे, रेशियो ऑफ फीमेल पर 1000 मेल is called gender ratio and we can express the formula टोटल पॉपुलेशन याद रखेंगे, फीमेल की पॉपुलेशन को मेल की पॉपुलेशन से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। यहां गलती करते हैं बच्चे, 100 लिख देते हैं, 100 नहीं बेटा 1000। हमारे कंट्री की बात करें तो शुरुआत में 20th सेंचुरी में जेंडर रेशियो 973, यानी कि 1000 मेल के सामने कितनी महिला थी, 972। ये बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन लास्ट कुछ डिकेड्स के अंदर ये इंप्रूव हुआ है। इंप्रूव होना मतलब 1000 के नजदीक जाना, जितना 1000 के नजदीक होगा ये नंबर इतना हमारे लिए फायदा कारक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। 2011 के अंदर ये नंबर 943 देखने को मिला है और हाईएस्ट जेंडर रेशियो कहाँ का है, केरला,
1000 पुरुषों के सामने 1084 महिला है, और दूसरा पुडुचेरी 1034, और जेंडर रेशियो जो फेवर करता है किसके, वुमन के फेवर में। ये जो भी नंबर दिए है वो कौन से डेटा के हैं, 2011 के सेंसस। दूसरा है फॉर्मूला हमारे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, तो भारत के अंदर हम किसको पढ़ा लिखा कह सकते हैं, जनरली हम ऐसा कहते हैं, पता है कि ये तो अनपढ़ है। तो भारत के अकॉर्डिंग पढ़ा लिखा कौन है, तो इंडिया की डिफाइन ये है कि एनी पर्सन इन एज ग्रुप, जिस व्यक्ति की उम्र 7 साल या उससे ज्यादा हो, हु कैन रीड एंड राइट एनी वन लैंग्वेज। अगर अब आपको कोई अनपढ़ बोले तो उसको बोल देने का कि देख भाई मेरी उम्र 7 या उससे ज्यादा है, मुझे एक भाषा रीड करना और लिखना आती है, इसका मतलब मैं पढ़ा लिखा हूं, लिटरेट हूं। तो अब आपको कोई अनपढ़ कह सकता नहीं है। तो भारत की डिफाइन ये है कि जिस व्यक्ति की उम्र 7 या उससे ज्यादा हो, जिसको एक भाषा लिखना और रीड करना आती हो, तो उसको हम लिटरेट कहेंगे। और ये सिचुएशन जो पूरी है उसको लिटरेसी कहते हैं। लिटरेसी रेट कैसे फाउंड करेंगे, तो पॉपुलेशन जो लिटरेट पर्सन है और जिनकी उम्र 7 या उससे ज्यादा है, दूसरा टोटल पॉपुलेशन 7 या उससे ज्यादा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो मिलेंगे वो हमें लिटरेट पीपल मिल जाएंगे। लिटरेसी क्या किस चीज से एसोसिएटेड है, स्कूल। जिस एरिया में अच्छी स्कूल, ज्यादा स्कूल, तो लोग पढ़ेंगे। फॉर्मल या तो इनफॉर्मल एजुकेशन हो सकता है, यानी कि स्कूल नहीं जा रहे हो तो इनफॉर्मल। लिटरेसी रेट भारत का 5% 1901 की कंपैरिजन में इंक्रीज देखने को मिलता है 2011 में। 82.1% मैन पढ़े लिखे हैं भारत में, यानी कि 100 मर्द होंगे उसमें से 82 मर्द पढ़े लिखे हैं, ऐसा कह सकते हैं। वुमेन की बात करें तो 65.4% वुमेन भारत के अंदर लिटरेट है। यहां पे भी लिटरेसी रेट में सबसे आगे कौन है, केरला 93.91% केरला, और दूसरा लक्षद्वीप 92.28, मिजोरम 91.58, और लिटरेसी रेट में लोअर कौन देखने को मिलेगा, बिहार 63.82। और ये देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ और लिटरेसी रेट, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अपने पास जो नंबर है वो कब का है, 2011। अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश जो ऐसा स्टेट है जहां पे लिटरेसी रेट क्या होता जा रहा है, बहुत कम है, और पॉपुलेशन ग्रोथ हायर है, यानी कि लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन लोग पढ़ना लिखना उतना प्रीफर कर रहे नहीं है। एंड वुमेन लिटरेसी इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। इस रिगार्ड में वुमेन लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी देखने को मिलती है। और इस तरह से हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहाँ क्या होता है, कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और इसी तरह से बाकी वीडियोस भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो शेयर, लाइक और कमेंट करना इस वीडियो पे ना भूलें।